चलिए शुरू करेंगे हम अपनी क्लास, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों को एक आवश्यक सूचना है कि क्लास में कोई अपना फ़ोन नहीं यूज़ करेगा। कोई भी कॉल आती है साइलेंट करो, साइलेंट रखो, स्विच ऑफ करके रखो, मुझे नहीं पता। मेरे सामने अगर मैंने किसी को भी, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण में हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हमें पढ़ने होते हैं और हमारी परीक्षा में इनका क्या रोल है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा देखते हैं यहाँ पर। तो शब्द की परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है सार्थक। सार्थक का मतलब है जो अपने साथ अर्थ लिए हुए हो, यानी जिसमें कोई अर्थ होता है। वही युग्म यानी वही वर्णों का मेल आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए शब्द है, आपने यहाँ पे प वर्ण लिया, अ स्वर हो गया, न वर्ण है यहाँ पर, ई इसका स्वर हो गया, तो शब्द हमने क्या बनाया? पानी। तो ये पानी, इसके पीछे एक अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये शब्द है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम अगर उल्टा कर दें तो शब्द क्या बन गया? नीपा। नीपा माने क्या होता है? कुछ नहीं पता। तो नहीं पता, इसका अर्थ उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं है और यह है शब्द है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शब्द है सार्थक, वो यही कहता है, इसमें हमें अर्थ समझ में आता है। जैसे हम पानी कहते हैं तो मैं पानी दिमाग में आता है, लेकिन नीपा हमने कहा, अगर किसी का मान लो नाम हो, आप कहो कि मैं, मेरे दोस्त का नाम है, तो उसकी फोटो आएगी, तो दोस्त का नाम है तो तब वो आपके लिए सार्थक हो गया। लेकिन अभी हमारे दिमाग में कोई फोटो नहीं है, तो वो मतलब शब्द नहीं है। ठीक है। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कौन सी? सार्थक। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई में हमारे पास एक और उत्तर आ गया था पहले, वर्ण। तो ध्यान रखना, अब दो आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई सिर्फ इतना हो तो वर्ण, लेकिन अगर उसमें सार्थक शब्द जुड़ जाए तो कौन सी होगी? शब्द। क्योंकि शब्द में ही अर्थ आता है, वर्ण में कोई अर्थ नहीं होता, तो इसलिए इसको भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि शब्दों को हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि पूरा शब्दकोश, जैसे उस दिन मैंने आप लोगों को सामने शब्दकोश दिखाया था, मोटी किताब होती है, इतनी छोटी, इतनी बड़ी, इतनी मोटी, बहुत सारी, यानी पूरे शब्दकोश जो हमारी इस भाषा के हैं, हम उस शब्दकोश के सारे शब्दों का वर्गीकरण यहाँ करने जा रहे हैं कि हम उन सारे शब्दों को किस किस आधार पर बांट सकते हैं और कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आधार लेंगे उत्पत्ति का आधार, यानी उसका जन्म कैसे हुआ है, या हम उसे स्रोत कह सकते हैं, या हम उसे इतिहास कह सकते हैं कि वो कहाँ से आया है। तो तीन आधार ले लेते हैं। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जब हम शब्दों को बांटते हैं तो हम सारे शब्दों को 5 प्रकार में बांट लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको 4 प्रकार में भी बांटते हैं, लेकिन कुल मिला के जो हमारे शब्द हैं वो कितने में आते हैं? 5 प्रकार में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो ध्यान रखिएगा कि हम अपनी हिंदी में बहुत सारे शब्दों को तत्सम शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। तत्सम का मतलब क्या होगा? यानी जब चलो यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। तो आपको अपना शब्दकोश, शब्दावली देखनी है। अब शब्दावली या तो ये रेड कलर की होगी या येलो कलर की होगी आपके पास। इसमें क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, तत्सम तद्भव ओपन करिए। पेज नंबर 156। पेज नंबर 156 या 157 या 154 के आसपास वाली लाइन में खोलिए, जहां पे लिया होगा तत्सम तद्भव, ये ना कि इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, पेज नंबर 156, 156 मिल गए? ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसी पॉइंट को अब हम यहाँ पर समझेंगे, जो पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्योंकि ये जो चीज़ है, अभी मुझे शब्दों का वर्गीकरण ये सामने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम किताब पर काम करेंगे, सामने मैं नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को, या अगर दिखाना होगा तो फिर मुझे बार बार करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कुछ काम करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको निकालना है शब्दावली में, आपको पॉइंट आ रहा है। अब दो शब्द पहले जानिए, तत्सम और तद्भव, इसके बारे में बात करते हैं। तत्सम तद्भव क्या होता है? रफ कॉपी निकाल लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को लिख लेनी है, लिखेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो सोने लग जाएंगे आप लोग। यहाँ हम दो शब्दों के बारे में जानने वाले हैं। शब्द है हमारा तत्सम
और शब्द है हमारा तद्भव। तत्सम शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। यहां तत् का अर्थ है उसके, और उसके का मतलब है यहां पर मूल भाषा, ठीक है। और सम का अर्थ हो जाएगा समान या जैसा। तो तत्सम का अर्थ क्या हुआ? उसके जैसा या उसके समान। उसके जैसा, उसके समान कैसा मतलब? किसका? मूल भाषा का। आप कुछ नहीं लेके आए, डेमो है, तो डेमो हाथ बांध के लेते हैं, तो कैसे लेते हैं बताओ? डेमो लेने जा रहे हो ना आप, टीचर को देखने आए हो ना कैसा पढ़ाता है, तो टीचर को ऐसे बैठ के आप निरीक्षक हो? हाँ, नहीं हो ना, छात्र हो ना, स्टूडेंट हो ना, तो रफ कॉपी निकाल लो ना। एक आध नंबर का सीख कर ही जाओगे, वो बात अलग है कि क्लास लोगे या नहीं लोगे। तो लेकर आए हो रफ कॉपी की नहीं? चलो इंतजाम करो, इनको दो कोई पेज दो और कोई कॉपी दे दो साथ में। ये दो पेज दो, किसी के पास एक्स्ट्रा कॉपी हो तो रखने के लिए दे देंगे। पेन दे दो, पेन चाहिए तो लो, ये पेन लो। है पेन? पेन है? लो पेन लेके जाओ, ये लो, ये पेन दे दो, याद रहेगा इनको। तो ध्यान रखो, यहाँ पे जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, आज की क्लास में आप जो कुछ भी सीखोगे आपकी परीक्षा के लिए 3 4 5 नंबर का आ ही जाएगा। जब भी हम कोई क्लास ले रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि हम कुछ नहीं सीखते, हम सीखते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि तत्सम शब्द हमारा क्या कह रहा है कि उसके समान या उसके जैसा। तो यहाँ पर यानी उसके जैसा का मतलब मूल भाषा, और मूल भाषा हमारी हिंदी भाषा के लिए जो है वो है संस्कृत, ठीक है। ऐसे अभी तक हम लोगों ने तत्सम और तद्भव के बारे में जब भी पढ़ा है तो लोग ये कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कहना अभी फिलहाल के लिए हमारा सही नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम ऐसा कहते हैं तो हमारी भाषा में इस समय संस्कृत के साथ साथ उर्दू भाषा यानी अरबी फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी उसी तरह से मिल चुके हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे अब तत्सम तद्भव में हमारे उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते हैं और संस्कृत के भी। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जो मूल भाषा है उसमें हम अधिकतर शब्द जो है संस्कृत के ले रहे हैं, तो लगभग 60% शब्द जो हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं वो किस भाषा का कर रहे हैं? संस्कृत का कर रहे हैं। तो जब संस्कृत के शब्द या संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा के शब्द ज्यों के त्यों यानी बिल्कुल उसी के समान जैसे कि वो अपनी भाषा में बोले जाते हैं, वैसे ही जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अब तत्सम से आगे शब्द है तद्भव। यह शब्द भी हमारा मिलकर बना है किससे? तत् प्लस भव से। बताइए कौन सी संधि हुई है इसमें? जब तत् प्लस भव से तद्भव बना है तो कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि हुई है, ठीक है। त का मेल तीसरे वर्ण से चौथे वर्ण से होता है, तो ये किस में बदल जाता है? द त में बदल, मतलब सॉरी, त द में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी संधि हो जाती है, उल्टी तरफ लिखा है ना। तो यहाँ पर भी तत् का अर्थ जो है वो क्या है? उसके, और उसके का मतलब क्या है? मूल भाषा। और भव का मतलब होता है होना या बनना, और ये होना या बनना में जो निहित होता है वो निहित होता है परिवर्तन। ये परिवर्तन किसी कारण से हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो हुआ है मतलब किसी कारण से, या तो सही उच्चारण न करने के कारण, या उसका सही उच्चारण उत्पन्न न होने के कारण, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो गलत पढ़ा गया इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो शब्द में परिवर्तन हुआ है, और जिन शब्दों में परिवर्तन होकर जो वो एक नया शब्द बना है उसी को हम उसका क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक शब्द बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा शब्द है चिह्न, इसे हम पढ़ते हैं चिह्न, ठीक है। लेकिन यह इसका सही उच्चारण न करके हम इसको पढ़ने क्या लगते हैं? चिन्ह। और चिन्ह चिन्ह बोलते 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 धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसको लिखना भी शुरू कर दिया है चिन्ह। तो अब ये हमारा शब्द जो है ये पहला, ये संस्कृत में ऐसा ही प्रयोग होता था और इस शब्द को हम आज भी हिंदी में ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? तत्सम है। लेकिन किन्हीं कारणों से सही उच्चारण न होने के कारण से इस शब्द में परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन आके ये क्या हो गया? चिन्ह हो गया। तो ये इस शब्द का अब क्या बन गया? तद्भव बन गया। तो ध्यान रखिएगा कि हर तत्सम का तद्भव हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमारे सामने एक शब्द आता है अश्व। संस्कृत में अश्व शब्द है। अब हम इस अश्व शब्द को वैसे हिंदी में प्रयोग करते नहीं हैं, हम जो बोलते हैं हिंदी का ही शब्द लेते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर अश्व शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अश्व शब्द के साथ साथ एक शब्द और आता है हमारा जो है घोटक।
तो ये जो घोटक शब्द है ये हमारा परिवर्तित होकर तद्भव में बन गया घोड़ा। लेकिन ये जो हमारा अश्व शब्द है ये परिवर्तित होकर अपने साथ कोई नया शब्द नहीं लाया। तो अब यहाँ पर अश्व तत्सम है, घोटक तत्सम है, लेकिन इन दोनों में से तद्भव किसका है? सिर्फ घोटक का, यानी घोटक शब्द का तद्भव बना है घोड़ा। तो ये आपको बहुत अंतर स्पष्ट रखना होगा कि हर संस्कृत शब्द का तद्भव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि तत्सम मतलब मूल भाषा, और मूल भाषा से परिवर्तित होकर बनने वाला जो शब्द है वो तद्भव हो जाएगा। अब आपकी परीक्षा में तत्सम तद्भव से आता है पॉइंट कि कैसे हमें सीखना है या याद करना है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है छात्रों को। तो नीचे आपको कुछ पहचान के लिए ट्रिक दी है। क्या मैं इसे खोल लूँ? मुझे लगता है कि खोलना ही उचित है फिर। 1 मिनट। चलो ठीक है, अब मैं इसको आप लोगों को दिखा सकूंगा प्लीज। दरअसल इसमें जो की पड़ी हुई थी ना वो इसमें से खराब हो गई। इसमें से मेरे सारे जो पॉइंट थे ना मैंने बना रखे थे वो सब के सब डिलीट हो गए। मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। मैं हर क्लास के लिए सेट किया हुआ था और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कभी कि ये खराब भी हो सकती है। कि ऐसे ही हो जाती है, चलते हुए 5 साल हो गए। तत्सम तद्भव आ गया। पेन ड्राइव लगी हुई थी ना इस सिस्टम में, वो पेन ड्राइव खराब हो गई लगे अचानक से। अगर इस सिस्टम की स्पीड हमें सही रखनी है तो इसमें कुछ भी चीज़ में सेव नहीं कर सकती। तो मैं इसमें सेव नहीं करती, वो अलग से इसकी हार्ड डिस्क में नहीं करती। और वो अलग से किया हुआ था, और अलग से करने में फिर ये हुआ कि अब वो 5 साल में कॉपी पेस्ट अब थोड़ा बहुत काम हो जाता है ना। तो अगर जो पेन ड्राइव है, अगर उस पेन ड्राइव पे आप अलग से काम करते हो ना, पेन ड्राइव लगा के किसी भी सिस्टम में, तो जल्दी ही वो ख़राब हो जाती है। और वो ख़राब हो गई, मुझे लगा कि शायद नहीं ख़राब होगी क्योंकि मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो ज़्यादा करती थी और तो कुछ करती नहीं थी, लेकिन वो हो गई। तो उसमें ना ये जैसे अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो सारी फाइलें बनी हुई थी, आपको दिखाने के लिए सही आसान रहता था। खैर चलो, अब आते हैं। तो तत्सम तद्भव आप लोगों ने जान लिया कि दोनों की व्याख्या क्या होती है। अब हम तत्सम तद्भव से संबंधित ये जानेंगे कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जुड़े। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं बता रही हूँ उन्हें आप ट्रिक कह सकते हो, वो कोई नियम नहीं है और वह हर शब्द पे लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो बनाई जाती है मतलब ये उलूल जुलूल वाली ट्रिक है। ये उलूल जुलूल वाली जो ट्रिक होती हैं ये 70% शब्दों पे ही लागू होती हैं, 30% पे नहीं होती। तो आपको उन्हीं में से थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, जब आपकी परीक्षा में वो शब्द आएगा तो बस आइडिया ही लगना है। तो उसी तरह से हम याद करेंगे। तो यानी पहला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि प्राय, इस प्राय को हमेशा याद रखना। ये 90% यानी 90 क्या 80% काम कहता है कि ऐसा 80% में होगा, 20% इसका अपवाद भी हो सकता है। तो आके मुझसे बोलना मत दोबारा कि यहाँ पे ये सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है पहले ही बता रही हूँ। तो प्राय जब भी शब्द में लगेगा ये याद रखना। तो कह रहा है कि प्राय तत्सम शब्द जो कि हमारे संस्कृत के लिए यही है,
तो उसमें ये हमारा क्ष जो होता है ये तत्सम शब्द में पाया जाता है, और उसके तद्भव में हमको जो ख देखने को मिल जाता है छ हटाकर। अब ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम ही हटेगा, मतलब वो आगे पीछे होके उल्टा सीधा भी शब्द हो सकता है। बस आप ये कह सकते हैं कि तत्सम में क्ष और तद्भव में ख हमें देखने को मिल सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है यहाँ पर शब्द है जैसे अक्षी, तो अक्षी में श दिया है तो आप समझ जाएंगे कि ये तत्सम है। और जैसे शब्द दिया है आंख, तो अब इसके जोड़े के साथ यहाँ पे ख दिया है तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका तद्भव है। अब ये मत करना कि जहाँ पे ख देखोगे हर शब्द को ये लगा दोगे, ये जोड़े के लिए बात कर रहे हैं हम। जहाँ पे भी आपको ऐसे जोड़ा दिया हो कि अक्षी और आंख, ये तत्सम तद्भव का जोड़ा दिया है और इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, तब के लिए ये ट्रिक है कि अगर ऐसे दिया है तो ये हमारा तत्सम होगा और ये हमारा तद्भव होगा। इसी तरह से जैसे क्षार शब्द दिया है तो ये तत्सम, और खार शब्द दिया है तो ये तद्भव। इसी तरह से इक्षु दिया है तो ये हमारा तत्सम, और ईख दिया है तो ये इसका तद्भव हो जाएगा। उसी तरह से शब्द है हमारा कुक्षी, तो ये तत्सम, और कोक ये इसका तद्भव हो जाएगा। इसी तरह से क्षीर दिया है, ये तत्सम और ये इसका तद्भव हो जाएगा, खीर। ठीक है, तो अब आप कहें कि जैसे मैम क्षार में आ गया, खीर में आ गया, ज्यों का त्यों लगा रहे हैं, ऐसा 2-4 शब्दों के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि प्राय तत्सम शब्द में व और उसके तद्भव में ब पाया जाता है। ठीक है, ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा जोड़े के साथ। जैसे वर्षा और बरसा शब्द में व है तो ये तत्सम और यहाँ पर ब है तो ये तद्भव। वक और बगुला में देखेंगे तो वक ये तत्सम और बगुला तद्भव। विवाह और ब्याह, तो विवाह हो गया तत्सम और ब्याह हो गया तद्भव। वानर हो गया तत्सम और बंदर हो गया तद्भव। विद्युत हो गया हमारा तत्सम और बिजली हो गया तद्भव। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, जैसे पूछ रहे थे कि तत्सम तद्भव याद नहीं हो रहे, तो जो आपका सेट है पेज नंबर 157 पे, तो पेज नंबर 157 पे सेट नंबर 1 दिया हुआ है। सेट नंबर 1 से लेके और आगे पेज नंबर 160 तक, तो सेट नंबर 7 जो दे रखा है, यहाँ तक जो ये शब्द दे रखे हैं आपके, इन शब्दों के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि रफ कॉपी लीजिएगा और रफ कॉपी पे पहला नियम लिखिएगा, जैसे ये पहला ट्रिक दे रखा है, और ये ट्रिक इनमें से जिस शब्द पे लागू हो रहा है उनको एक तरफ लिख कर रख लेना। फिर दूसरा पेज लेना, दूसरे पेज पे ये वाली ट्रिक लिखना, और ये ट्रिक इनमें से जिन जिन शब्दों पे लागू हो रही है उनको लिख लेना। तो इस तरह से आप जब लिखोगे अपने हाथ से, जिस समय लिख रहे होगे, आपको आधे से ज्यादा तत्सम तद्भव वहीं याद हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचेगा तो वो आप जब उसका रिवीजन करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, और जो आरओ वाले छात्र हैं उनको तो ये करना ही करना है, मतलब ये समझ लेना करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि 6 टॉपिक होते हैं आरओ में तत्सम तद्भव के, 10 क्वेश्चन पीटी में और 10 क्वेश्चन मेंस में, तो वहां पे आपको ये करना ही करना है। तो इस तरह से ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपको आसान हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, प्राय तत्सम शब्द में तालु श और इसके तद्भव में दंत स देखने को मिलता है। ध्यान रखना, विवाद भी इसमें मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शाक और साग में, तो यहाँ पे ये तालु श है तो तत्सम, और ये हो गया हमारा तद्भव। शुक और सुआ, सुक तोता के लिए आता है, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो नाम याद रखने के लिए, और तोता का पर्यायवाची भी हो जाएगा, दोनों के दोनों। ठीक है, तो सुक संस्कृत में कहते हैं और सुआ तद्भव हो जाता है इसका। फिर शब्द आता है सुंड, सुंड तत्सम और सूंड तद्भव। श्यामल तत्सम और सावला तद्भव। ससुर तत्सम और ससुर तद्भव। ठीक है, इसी तरह से चौथा पॉइंट आता है कि प्राय तत्सम शब्द में य और उसके तद्भव में ज पाया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे युग तत्सम और जुग तद्भव। यजमान तत्सम और जजमान तद्भव। योग तत्सम और जोग तद्भव। उसी तरह से योगी तत्सम और जोगी तद्भव। यत्र तत्सम और जहां तद्भव। ध्यान देना, जैसे हम बोलते हैं यत्र, जैसे आप बोलते हैं ना कि जहां मैं गया था, ऐसे आप बोलते हो, तो वहां पे संस्कृत में यत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपके जहां, वहां, तहां, कहां, ये सारे शब्द जो हैं परिवर्तित हो गए हैं क्योंकि सर्वनाम है, तो हिंदी में कुछ और होते हैं और संस्कृत में कुछ और होते हैं। तो इसमें यही, इसीलिए आपको बिल्कुल एकदम से अलग ही अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यत्र हो गया संस्कृत का और जहां हो गया हिंदी तद्भव का। इसके बाद अगला आता है हमारा अगला पॉइंट, ये पॉइंट आपका 100% काम करेगा कि ड़ी का प्रयोग तत्सम शब्दों में पाया जाएगा। तो जैसे श्रृंगार शब्द दिया है तो ये तत्सम, इसका सिंगार तद्भव हो जाएगा। ये घृत शब्द दिया है, इसमें तत्सम और घी इसका तद्भव। मृतिका ये तत्सम शब्द है और मिट्टी इसका
तद्भव हो जाएगा। उसी तरह से शब्द हमारा दिया हुआ है घृणा, ये तत्सम शब्द है और घिन ये इसका तद्भव हो जाएगा। वृद्ध ये तत्सम शब्द है और बुढ़ा इसका तद्भव हो जाएगा। सेम नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया है कि प्राय त्र का प्रयोग यानी तत्सम संस्कृत शब्दों में पाया जाता है, तो ये भी हमारा लगभग 99% काम करता है ये वाला पॉइंट। जैसे रात्रि तत्सम और रात तद्भव, राजपुत्र तत्सम और राजपूत तद्भव, सूत्र तत्सम और सूत तद्भव, मित्र तत्सम और मीत तद्भव, पुत्र तत्सम और पूत तद्भव। ठीक है, इस तरह से परिवर्तित होके बना है ये हमारा। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि चंद्र बिंदु, ये भी हमारा 100% काम करता है। चंद्र बिंदु आपको सदैव किस में मिलेगा? हिंदी शब्दों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे शब्द दिया है चंद्र तत्सम और चांद तद्भव, मुख तत्सम और मुंह तद्भव, लंग तत्सम और लंगड़ा ये तद्भव, पुच्छ तत्सम और पूंछ तद्भव। ठीक है, पंच तत्सम और पांच तद्भव। और इससे एक पॉइंट और सीखिएगा कि जो जिन पे चंद्रबिंदु लगा है, अगर आपको नहीं पता चलता कि इन शब्दों में चंद्रबिंदु लगाना है कि नहीं लगाना है, तो यहाँ पे लॉक कर लीजिएगा कि इन सारे शब्दों में क्या लगता है? चंद्रबिंदु लगता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि र के रूप और संयुक्त अक्षर। र के रूप पता है ना आप लोगों को क्या है? ठीक है, हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमारा पदेन रूप और रेफ रूप। ठीक है, तो र का कोई सा भी रूप आएगा वो हमारा प्राय संस्कृत में पाया जाएगा। और अगर कोई संयुक्त अक्षर आएगा, ठीक है, तो संयुक्त अक्षर जो आपको देखने को मिलेगा तो वो भी हमें संस्कृत में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे जैसे द्विपहरी दिया है तो इसमें द्व ये संस्कृत आ गया, तो दोपहरी इसका तद्भव हो गया। जैसे स्पर्श यहाँ पर और फिर रेफ रूप आ रहा है, तो स्पर्श का तद्भव बन गया है परस। परस का मतलब भी छूना ही होता है। ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों के शब्दों में अंतर है। ठीक है, एक दोपहरी, ऐसे तो दोपहर शब्द हिंदी का सही हो जा रहा है और दोपहरी ये आपका संस्कृत शब्द हो जा रहा है, तो सही दोनों ही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों इस तरह से नहीं आएंगे। वो एक आध किसी शब्द में होता है, जैसे श्रृंगार शब्द है तो श्रृंगार के साथ जब आ जाता है वो आपको संस्कृत वाला ही सही करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो उसमें श्रृंगार शब्द दिया है ना उसको हम यूज नहीं करते मानक हिंदी में। तो ये पॉइंट आता है कि मानक हिंदी में हम कौन सा कर रहे हैं उसकी वजह से आता है। तो मानक हिंदी में हम अक्सर अभी भी संस्कृत वाले शब्दों को यूज करते हैं। ठीक है, शब्द है जैसे व्याघ्र, तो व्याघ्र में र का रूप आया है, संयुक्त अक्षर भी है। ठीक है, तो बाघ हो जाएगा जो कि तद्भव है। ताम्र संयुक्त अक्षर और तांबा चंद्रबिंदु भी आ रहा है तो तद्भव हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। प्रशस्तर, प्रशस्तर का पत्थर हो जाता है। अब यह संस्कृत नाम है और यह इसका हिंदी हो गया है, तो याद रखना है इसमें संयुक्त भी आ रहा है लेकिन आपको दोनों में अंतर करना है। अब ये तो हो गई आपकी एक ट्रिक तत्सम तद्भव को समझने की। अब इससे भी एक बेहतर ट्रिक है आपकी जो आप तत्सम और तद्भव को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है कि जब आप किसी शब्द का उच्चारण करें तो जिस शब्द को बोलने पर आपकी जीभ पर स्ट्रेस पड़ता है वो तत्सम है, और जिस शब्द को आप बिना ज्यादा प्रयास के बहुत आराम से बोल लेते हैं वो तद्भव है। जैसे मान लो, अब अगर हम प्रशस्तर और पत्थर की बात करें तो आपके मुख को आराम किस में मिलता है? पत्थर में। और प्रशस्तर बोलते हैं तो जीभ को ज्यादा वाइब्रेट करना पड़ता है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते। जैसे ताम्र बोल रहे हैं तो ताम्र में जीभ को ज्यादा स्पष्ट घुमाना पड़ता है बजाय तांबा के। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे। तो जब आप तत्सम तद्भव याद करें, अगर ये ट्रिक नहीं लेते हैं तो पढ़ते हुए उसको दिमाग में रखें कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो उच्चारण कैसे आ रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है और ये सबसे सरल है। अगर आप अभ्यास कर लें अपना तो इससे आपको ज्यादा आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, अब उसी इन्हीं सब में आता है एक शब्द आपका जो आता है शब्द दिन। मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ। दिन शब्द आपका संस्कृत शब्द है। ठीक है, तत्सम में आता है, लेकिन कभी कभी ये आपको कुछ लोगों की वजह से दिवस तत्सम और इसका तद्भव दिन ऐसा देखना पड़ जाएगा। तो अब इस प्रश्न का हल आपको ऐसे ही करना है जैसा दिया है। अगर परीक्षा में युग्म आ जाए कि तत्सम तद्भव का युग्म बताइए सही या गलत आए, तो आपको दिवस का तद्भव दिन रखते हुए इसको सही करना है। ठीक है, लेकिन अगर परीक्षा में ऐसे आ जाए कि आपसे कहा जाए 4 शब्द दिए हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द बताइए, तो आपको अगर एक विकल्प में दिन रखा है और एक यहाँ पे तद्भव और यहाँ पे तद्भव और यहाँ पे तद्भव, तो आपका दिन उस विकल्प के लिए क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया कि इसमें तद्भव शब्द बताइए और ये विकल्प आपका तत्सम और ये तत्सम और ये तत्सम, तो ये दिन एकदम से किस में चला जाएगा? तद्भव में चला जाएगा। तो जैसा प्रश्न आएगा वैसा उत्तर देना दिन के साथ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब हाँ,
मैंने आपसे कहा वो कोई और शब्द के तद्भव होंगे, दिन के नहीं। मतलब वो जैसे सिंगार लिखा था तो सिंगार का तद्भव हो जाएगा, जैसे घोड़ा लिखा था तो वो तद्भव हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे आ जाएंगे मतलब दूसरे शब्द। तो आप, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक तत्सम तद्भव के प्रश्न उत्तर नहीं करे, नहीं किए ना, तो अब करना, ठीक है, आज जाके तो आपको पता चलेगा, तो उसमें आएगा, और जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यही पॉइंट बताया था, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे तत्सम तद्भव। अब इसके बाद आता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, जब हम देशज शब्द की बात करते हैं तो यह शब्द हमारा कैसे बना है? शब्द बना है हमारा देश प्लस ज से, ठीक है। तो ज का मतलब होता है जन्मा, और जो देश में जन्मा है तो वो शब्द क्या कहलाएगा? देशज कहलाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा शब्द है विदेशज, ठीक है। तो ये बना है विदेश प्लस ज से, तो यानी जो विदेश में जन्मा है तो वो क्या हो गया? विदेशज। तो अब इनकी हम परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें आगे अगला इसी पेज पे इसके अगले में ही है। चलो अब तो मैं इसे खोल ही सकती हूँ वापस से, शुरू से इसको बंद करके खोल लेना ज़्यादा अच्छा है, अब बार बार करने से। चलो, मैंने गलत ही खोल लिया। इसमें खाली दिया हुआ था स्पेस, तो वो आपको भर लेना चाहिए था जहाँ मैंने लिखने के लिए बोला है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ इसमें कितना खाली है। ओह, इसमें मैंने आप लोगों को सारा ही खाली दे रखा है। चलो, बहुत सुंदर। तो अब इसमें आप लोगों को क्या करना है? रफ कॉपी पे जो लिखा है ना तत्सम तद्भव वाला, वो आपको इनके बीच में रख लेना है, ठीक है। जो बनाया है, परिभाषा तो लिखी हुई है, बस वो जो तोड़ के लिखा था ना वो यहाँ पे लिख लेना है। चलो, अब आते हैं देशज शब्द पे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है शब्द देशज या देसी शब्द। परिभाषा कहती है ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, अथवा जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं है कि वो आए कहाँ से हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हमारे देश में बने हैं, या ऐसे शब्द जिनके हमें स्रोत का ही पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, तो उनको हम देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है थैला या गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, ठेठ। अब इन शब्दों को पूरी अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये शब्द जो है वो पूछे जा सकते हैं जो उदाहरण में दिए हुए हैं। अब इसके बाद आप लोगों को शब्द और भी याद करने होंगे, और कौन से याद करने होंगे? तो पेज नंबर 166, शब्दावली में पेज नंबर 166, ठीक है। तो इसमें देशज शब्दों की लिस्ट दी हुई है, यहां से आप लोगों को पढ़ना है इसे, देशज शब्द जो आपके दिए हुए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे आता है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द हमारा क्या कहता है? विदेशज शब्द कहें या विदेशी शब्द कहें या आगत शब्द कहें, आगत का मतलब होता है क्या है? ये इसमें भी कटा हुआ है, इस बुक में भी। हाँ, और इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। चलो कोई नहीं, मैं कल बता दूंगी आपको, देख के, है ना, साइड में से जो कटा हुआ है। तो ये शायद हो सकता है मेन फाइल में ही ऐसा हो, जब ये प्रिंट हुआ होगा ना, इसलिए ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, कल बता दूंगी। देखो, अब विदेशज या विदेशी या आगत शब्द के बारे में आता है। तो हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द में अब इसमें आप लिख सकते हो कि हम इसे कह सकते हैं कि ये बना किससे है हमारा? विदेश प्लस ज का मतलब हो गया जन्मा। तो जो विदेश में जन्मा है वो क्या कहलाएगा? विदेशज शब्द। उदाहरण के तौर पर जैसे उर्दू भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द में अरबी, फारसी के शब्द आ जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, पुर्तगाली शब्द आ जाते हैं। और तो पेज नंबर 167, 166-67 पर, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, पहले दिया है अरबी भाषा के शब्द, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर दिया हुआ है फारसी भाषा के शब्द, ठीक है। अगले आगे इसमें दिया है तुर्की भाषा के शब्द, फिर दिया है पश्तो भाषा के शब्द, और फिर दिया है पुर्तगाली। ये जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इसमें कई सारे शब्द आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो पुर्तगाली पर आप क्या? हाँ, तुर्की भाषा में क्या, कौन सा शब्द? चाकू और तोप? हाँ, तो तुर्की भाषा के है ना, तभी तो कह रही हूँ कि ये शब्द याद रखने पड़ेंगे आपको।
और पुर्तगाली भाषा में जैसे शब्द है आपका अलमारी, आल्पिन और ये गमला, ये कई बार आया, बहुत बार रिपीट होता है। तो इसमें जो शब्द दे रखे हैं उनको आपको याद कर लेना है ये। हाँ जी, कैसे याद करने हैं? किताब खोलना, उसको पढ़ना कि पुर्तगाली शब्द है और कैसे याद करना है। गजब आदमी है भाई। ये शब्दावली बता रही हूँ बेटा। ये बताओ, जब आप अंग्रेजी भाषा पढ़ते हो तो अंग्रेजी के टीचर से ये बोलते हो कि वोकैबुलरी कैसे याद करें? देखो सुनो, इनसे आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न आएंगे। अगर 1 या 2 प्रश्न का रिस्क लेना चाहते हो तो मत पढ़ना, पर मुझे तो आपको पूरे अंकों के बारे में बताना है ना, तो चॉइस है तुम्हारी। अब लेकिन एक बात और याद रखना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर टॉपिक में एक एक प्रश्न को छोड़कर जाओगे तो पूरी हिंदी छोड़ जाओगे। तो अब ये आपको समझना है। और शब्दावली आपकी 40% होती है हर पॉइंट में, ठीक है, जो भी परीक्षाएं आपकी। और कुछ परीक्षाएं तो ऐसी होती है जिनमें सबसे ज्यादा शब्दावली होती है। समझ गए? चलो आगे देखो। फिर जैसे दिया हुआ है लैटिन भाषा के, यूनानी भाषा के, फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी या मैक्सिको, इन सारे शब्दों को याद रखना है। बच्चा मेरी किताब में जो है, जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, वो इसमें रखे हैं जी। नहीं मतलब वो जो दिए हैं, मैंने आपको पहले बताया पुर्तगाली, निशान लगवाया, तो बता रही हूँ ना। सुन तो आप सुनने तो है नहीं आप लोगों को, मुझे रोक रहे हो बीच में। पुर्तगाली के जो शब्द मैंने बताए उनको फोकस कर लो। जापानी का शब्द है रिक्शा, ये आया हुआ है, पूछा हुआ है, ठीक है। चीनी का लीची, हाँ वो एक है जो आया है, तभी तो वो रखा है ना। चीनी भाषा का लीची, चाय, पटाखा, तूफान, ये शब्द है, इसे याद कर लो, ठीक है। और जैसे टमाटर शब्द दिया है मैक्सिको का, एक शब्द टमाटर ये आया हुआ है, तो ये आप लोगों को याद करना। और जो अरबी फारसी के शब्द हैं उनको एक बार सबको याद कर लेना। उनमें से सारे नहीं आते लेकिन कुछ कुछ आ जाते हैं। जैसे मान लो दुकान है, दुकान को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फारसी भाषा का शब्द है आपको, तो ये 1-2 शब्द आपके आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका संकर शब्द। संकर शब्द आपका क्या कहता है कि संकर शब्द 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर संकर शब्द बना दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अब 170 पेज पर संकर शब्द की लिस्ट दी हुई है, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक शब्द है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब इस में रेल जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, और जो गाड़ी शब्द है ये हिंदी का शब्द है। तो ये 2 अलग-अलग भाषाओं से बने हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, ये संकर शब्द हो गए, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो आता है जैसे किताब घर, किताब घर शब्द, तो ये किताब हमारा अरबी भाषा का शब्द हो गया और घर हिंदी भाषा का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, संकर शब्द हो गए। इसी तरह के संकर शब्दों की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपको, तो वो आपको देखना है यहाँ, ठीक है। चलो आगे आता है हमारा अगला पॉइंट, ये लिख लिया, लिखो। हो गया? पुस्तक संस्कृत ही में है वो। पोथी देशज शब्दों के अंदर आ जाएगा ना, पोथी भी जैसे हम कहते हैं, तो वो हमारी मतलब बोली का शब्द है वो, हिंदी का नहीं। हिंदी में पुस्तक हम संस्कृत में कहते हैं, पुस्तक को बोलना आसान है तो हमने पुस्तक को पुस्तक ही रहने दिया, उसका रूप विकृत नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे आता है। तो कई सारे शब्द जो आते हैं बोली और इन सारी चीज़ों में, वो अलग हैं हमारे। आगे आता है हमारा रचना या बनावट के आधार पर। तो इसके बारे में आप थोड़ा परिचित होंगे। कहाँ पे पढ़ा था आपने रचना या बनावट? तो जब हमने शब्द शुरू किए थे, शब्द निर्माण, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था रचना या उसकी बनावट के आधार पर हम शब्दों को 3 प्रकार में बांट लेते हैं। पहला आता है हमारा रूढ़ शब्द। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने होते, ठीक है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं।
अथवा जिन शब्दों का जन्म उसी रूप में हुआ हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यहां पर लिख लो, इन्हें मूल शब्द भी कहा जा सकता है। लाइन लिखो, इन्हें मूल शब्द भी कहा जा सकता है। पढ़ने के नाम पे कितने घबरा जाते हैं भाई, सच में। आप लोगों का ये हाल है, आपके बच्चों का क्या होगा, मैं ये सोच के डर जाती हूँ। लिखो, जैसे में लिखो, चावल, रूढ़ शब्द में लिख लो, चावल, दिन, घर, चावल, दिन, घर, घोड़ा, कमल, जल, पानी, मेज आदि। घोड़ा, जल, कमल, पानी, मेज आदि, ठीक है। ये शब्द हमारे जो किसी दूसरे से मिलकर नहीं बने हैं वो हमारे शब्द आ जाते हैं रूढ़ शब्द में, ठीक है। यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं जैसे यौगिक शब्द जो है वो हमारा किससे मिलकर बना है, योग प्लस एक प्रत्यय हमारा इसमें लगा है, तो ये शब्द हमारा क्या बन गया, यौगिक। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये योग से बना है, ठीक है, किसी के जोड़ने से बना है। अब यौगिक शब्द हमारे, इन यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वो चार प्रकार से, यानी इनको हम चार प्रकार से बनाते हैं। कौन कौन सा प्रकार है, तो संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से, ठीक है। तो संधि विधि, उपसर्ग विधि, प्रत्यय विधि और समास विधि इसमें आती है। तो यहाँ पे दिया है विद्यालय, विद्यालय शब्द किस विधि से बना है, अरे आले किस विधि से बना है, संधि से, लिख लो संधि विधि। ये आपको पहचान करके यहाँ पे लिखना है, वो तो लिखा हुआ है आपका, ठीक है। विद्यालय जो बना है विद्या प्लस आलय, तो ये संधि विधि है। विज्ञान शब्द जो आपका बना है ये किस विधि से बना है, उपसर्ग विधि से बना है, तो इसमें लिख लो उपसर्ग विधि। समाज प्लस एक प्रत्यय, ये किस विधि से बना है, प्रत्यय से बना है, तो लिख लो इसमें प्रत्यय विधि। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये किस विधि से बना है, समास विधि से बना है, तो लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो बनते तो यौगिक के जैसे हैं परंतु उनका अर्थ कैसा होता है, रूढ़ शब्दों के जैसा होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर लिखिए, जैसे कमल नयन, तो ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे इसका सार्थक अर्थ जो अर्थ उत्पन्न होता है इसमें शब्द, ठीक है। तो जैसे कमल नयन हो गया राम, ठीक है। हाँ, को दोनों के लिए आ जाता है, कृष्ण को भी कह देते हैं, लेकिन जो ज्यादा फोकस होता है वो राम के लिए आता है, ठीक है। जलज, जलज किसे कहते हैं, जल में जन्मा यानी कमल को, तो दूसरा है दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक है, जल और ज से। आगे जैसे शब्द आ जाएगा हमारा दसानन, तो दसानन शब्द 10 प्लस आनन यानी जिसके 10 आनन हैं, तो अर्थात पद इसमें क्या आ जाएगा, रावण। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो शब्द हमारे जैसे बने हैं, क्या मैं बोल रही थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया, रहने दो, मत मत समझाओ। मैं क्योंकि अभी मैं ये पहले देख रही थी कि आगे क्या बताना है आपको, तो इसलिए मेरे दिमाग से निकल गया, वो बोल भी नहीं पाई थी और आगे पहले सोच रही थी, तो मत समझाया करो, मत बताया करो, लिख लो पहले इसको। दसानन, जैसे दसानन की हमारी व्याख्या कहती है 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख, तो ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने पढ़ा समास में, और समास में किस समास में पढ़ा था, बहुव्रीहि में। तो अब हमें यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि ये योग रूढ़ वाले जितने उदाहरण आएंगे सब आपके बहुव्रीहि समास होंगे। तो इसके लिए नीचे एक नोट लिखो, ये व्याख्या कर दी है मैंने, जो मैंने पढ़ाया वो व्याख्या करी हुई है, घर पे जब पढ़ोगे दोबारा तो याद हो जाएगा। यहाँ पे लिखो नोट, लिखो बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं।
बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब कभी अगर परीक्षा में ये प्रश्न आए तो यहाँ से प्रश्न बनता है, 4 शब्द आपको देकर पूछ लेगा, निम्न में से रूढ़ शब्द बताओ, इनमें से यौगिक शब्द बताओ या इनमें से योग रूढ़ बताओ। तो आपको पहचान हो गई है। अगर कोई शब्द संधि से बना, उपसर्ग से बना, प्रत्यय से बना या समास से बना शब्द होगा तो वो यौगिक शब्द में आएगा। अगर वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा तो योग रूढ़ में आएगा, अगर योग रूढ़ पूछा हुआ है तो। और बाकी जो किसी से मिलकर नहीं बना है तो वो क्या होगा, रूढ़ होगा। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा अर्थ के आधार पर। दूसरा उदाहरण, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, मैं एक जगह आपको एक बार पहले समझा देती हूँ तो आपको ना समझ में आता रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था सबसे पहला आधार, तो वो हमने किस पे पढ़ा था, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, जो किसके आधार पर था, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब हमने सारे शब्दों को एक बार फिर से आधार बदला और आधार लिया हमने रचना बनावट के आधार पर। तो ये हमारे 3 प्रकार का हो गया, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये हमारा दूसरा आधार हो गया। अब हम इन सारे शब्दों को एक बार फिर से बदल रहे हैं और अब की बार हम क्या आधार ले रहे हैं, अर्थ का आधार, यानी शब्दों का जो अर्थ होता है उस आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उस आधार पर हमारे शब्द फिर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्द और समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जिसे हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। अब शब्दों के अर्थ से आप समझ सकते हो, एक अर्थक मतलब एक अर्थ रखने वाला शब्द। तो एक अर्थ रखने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, एक अर्थक। अब उदाहरण के तौर पर अगर ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे हमारा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होती हैं तो वो एक अर्थ रखती हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे कि मैम एक कैसे हो जाएगा व्यक्तिवाचक में, मान लो जैसे हमने कृष्ण शब्द दिया तो कृष्ण के तो कई सारे अर्थ हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम उसका अर्थ क्या मान के चल रहे हैं, तब वो हमारा एकार्थक और अनेकार्थक में आएगा। अगर हम उसको कृष्ण भगवान मान के चल रहे हैं तो वो एक अर्थ होगा, लेकिन हम कृष्ण शब्द मान के चल रहे हैं तो उसके कई अर्थ हो जाएंगे। समझ गए ना। तो एकार्थक शब्द में अक्सर हम ये कह देते हैं, लेकिन बहुत हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे मान लो पुस्तक शब्द है हमारे सामने ना, अब ये जो पुस्तक शब्द है, इस शब्द का अपने आप में एक ही अर्थ है, इस पुस्तक शब्द का कोई और दूसरा अर्थ नहीं है। या हम कहें मेज, तो जो ये मेज शब्द है तो इसका अपने आप में एक ही अर्थ है। ठीक है। तो ये हमारा शब्द क्या आ जाएगा, मतलब इसे हम एक अर्थक कह देंगे। लेकिन अगर मेज का हम दूसरा अर्थ लें, टेबल, तो टेबल जो है मेज का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची बन जाएगा। तो हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि सारे शब्द हमारे एक अर्थक होते हैं या नहीं होते। तो इसीलिए हम नाम के लिए रख लेते हैं कि जितने भी व्यक्तिवाचक हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, एक अर्थक में आ जाएंगे। क्योंकि अगर मान लो हमारी क्लास में 4 दीपक हुए, 4 बच्चों के नाम दीपक हैं, तो वो दीपक अपने आप में क्या है, सिंगल सिंगल है, अपने लिए एक एक ही है। तो इसलिए व्यक्तिवाचक शब्द जो है वो हमारे अक्सर एक अर्थक में आ जाते हैं। अब दूसरा शब्द है अनेकार्थक। तो इसका मतलब हो गया अनेक अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे हमने शब्द लिया था अंबर, अंबर शब्द के कई सारे अर्थ हो जाते हैं। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं सामने देख लिखते हुए। ठीक है। समानार्थक का मतलब हो गया समान अर्थ रखने वाले, विपरीतार्थक का मतलब हो गया विपरीत अर्थ रखने वाले अर्थात विलोम। ठीक है। और समरूपी भिन्नार्थक का मतलब हो गया जो समान सुनाई देते हैं, यानी रूप उनका समान जैसा दिखता है लेकिन अर्थ कैसा है, भिन्न है। तो इन्हीं को एक एक करके उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास शब्द आ गया एकार्थक या एकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं और इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को रख लेते हैं। जैसे हमने गंगा शब्द ले लिया तो गंगा का एक अर्थ निकल रहा है, पटना एक शहर का नाम है, जर्मन एक देश का नाम है, राधा एक व्यक्ति का नाम है, मार्च एक महीने का नाम है। तो ये हमारे शब्द क्या किस श्रेणी में आ जाएंगे, एकार्थक में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अनेकार्थी। तो अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, शब्द लिख लेंगे यहाँ पर, मेरे साथ साथ लिख लो। शब्द है अंबर। तो अंबर का एक अर्थ होता है बादल, अंबर का एक अर्थ होता है कपास, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और अंबर का एक अर्थ होता है इत्र आदि। इसके अलावा भी एक दो हो जाते हैं। अब शब्द है सारंग। सारंग एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। सारंग माने दीपक, सारंग माने स्त्री, सारंग माने मोर, सारंग माने बादल, सारंग माने आंचल, और भी बहुत सारे।
तो इस तरह के जो शब्द आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके अनेकार्थक शब्द हैं ये हमको कहाँ मिलेंगे? तो अपनी शब्दावली खोलिए और शब्दावली में पेज नंबर 73, 73, पेज नंबर 73 शब्दावली में इसमें सेट दिए हैं। ध्यान रखिए थोड़ा टफ तो पड़ता है ये, इसको देख के छात्र डर जाते हैं, लेकिन देखो परीक्षा में आएगा तो करना तो पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है। और हिंदी सीखने आए हो, अगर एक बात मैं आपको बताऊं, कोई जादू की छड़ी आपके पास आ जाए और इस पुस्तक में जितने शब्द लिखे हुए हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएं, तो आपको अगले दिन से मेरे पास हिंदी सीखने आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शब्दों का तो खेला है सारा, ये आपको आ गया, अब तो आपको सब कुछ आ गया, व्यवहार तो आपके पास है ही पूरा हिंदी का। तो मेन चीज़ जो है वो क्या है? यही है, ये वो कुंजी है जिससे आपको होके गुजरना पड़ेगा, या कहें आग का दरिया कहो या इसे शहद का छत्ता कहो, जो भी बोलना है, जो भी आप इसको उपमान देना चाहते हो। या आपको मान लो आप में से कोई कवि बनना चाहेगा तब तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, फिर तो बिना शब्दों के कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ जी, कांस्टेबल बनना चाहते हो ना तो भी ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें सेट बनाए हैं, और सेट में शब्दों को इस तरह से डाला है कि आपकी परीक्षाओं में जितनी ज़रूरत होती है इसमें पहले और दूसरे और तीसरे, अगर आप बहुत ज़्यादा ना कर पाओ तो आप दूसरे सेट तक, तीसरे सेट तक इसको कर लेना, ठीक है, बाकी को छोड़ देना। हमारे पास बहुत सारे ऐसे छात्र भी होते हैं जो इसके पूरे 8 के 8 सेट करने के बाद ये कहेंगे कि मैम मुझे और याद करना है, तो उनके लिए फिर आगे भी दिया है अन्य अनेकार्थक शब्द, तो वो याद कर सकते हैं। तो जिनको कम से कम याद करने हैं तो वो 3 सेट तक याद कर लें जरूरी, ठीक है। और जो कि नहीं मैम आराम से मैं 8 सेट तक याद कर लूँगा तो 8 सेट तक याद कर लें, ठीक है। जिनको लगता है नहीं मैम मुझे और भी याद करने हैं तो वो अन्य में कर लें। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे कि मैम मुझसे दूसरे तीसरे सेट तक भी नहीं याद हो पाएगा, परीक्षा के हिसाब से कुछ सरल तरीका बता दो। तो उसके लिए ये लास्ट में 60 से 65 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो इन क्वेश्चन को याद कर ले ज्यों का त्यों। आपको विकल्प भी सेम टू सेम मिलेंगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये सीक्रेट है, इसको बाहर किसी को बताना नहीं, अपने दोस्तों को। अरे लाइव वालों को भी तो पास करना है, अगर उनको कंपटीशन देना होगा तो बताते फिरेंगे, है ना। तो नहीं देखो आपके लिए सीक्रेट अभी आपको बता रही हूँ तो नहीं सीक्रेट खुला, तो लाइव वाले बच्चे भी तो समझदार है ना, जैसे ही बन जाए इंस्पेक्टर तुरंत बता देना, क्या दिक्कत है। अपने जब तक अपने आप को तो बना बचा के रहो ना। तो ये अनेकार्थक के लिए बता रही हूँ, किसके लिए? अनेकार्थक के लिए। जी हाँ बिल्कुल ये होगा। और ये ऐसा क्यों है, मैं इसको ऐसा क्यों बता पा रही हूँ, तो इसका सीक्रेट नहीं बताऊंगी, ये मेरा सीक्रेट है, ठीक है, ये मेरा सीक्रेट है। क्यों बताऊं तुमको फिर? तो अभी आपको बता दिया कि अगर जो बिल्कुल भी अनेकार्थक में बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करना चाहता है तो वो ये क्वेश्चन याद कर ले, ठीक है, और उसका कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल ज्यों का त्यों मिलेगा। अब आगे देखो, अगला पॉइंट आता है हमारा समानार्थी। समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द, या इनको हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसी शब्द के समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, मान लीजिए शब्द है हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के अगर हम पर्यायवाची लिखते हैं तो जैसे धरा, धरती, अवनी, जैसे वसुधा, क्षिति आदि। इसके अलावा भी होते हैं भूमि, भू आदि, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि मैम जो अनेकार्थक शब्द थे तो वो भी ऐसे ही लिखे थे, एक शब्द लिखा था फिर आगे हमने कई सारे शब्द लिखे, और पर्यायवाची भी यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा और कई सारे शब्द लिखे, तो इनमें कोई अंतर होता है या दोनों एक जैसे होते हैं, और अगर अंतर होता है तो क्या अंतर होता है, पता है? चलो अंतर बताऊंगी मैं, पर उससे पहले पर्यायवाची के बारे में जान लो। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, इस पे आपको फिर से अभ्यास सेट दिए हैं। अनेकार्थक थोड़े कठिन हो जाते हैं लेकिन पर्यायवाची आपके सरल हैं, ये पूरे याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब इसमें भी आपके सेट बना के दिए हुए हैं, आगे सेट नंबर 15, ठीक है।
ध्यान रखिएगा सेट नंबर 15 तक ज़्यादा टफ नहीं है, सरल ही हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हुए हैं और इनको बहुत ज़्यादा सरल बनाया है मैंने आप लोगों को, और साथ ही साथ हम पढ़ भी रहे हैं प्रतिदिन की क्लास में, तो हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इन प्रश्नों में अगर आपको ना पर्यायवाची को जैसे मान लो बिल्कुल सही करना है, या आपको अपने आप अनुमान लगाना है कि मैं इनमें से कौन कौन सा पर्यायवाची पढ़ूं जिससे मैं इनमें से कुछ छोड़ सकूं और कुछ मुझे पढ़ने हैं, तो जो आपकी अभ्यास पुस्तक है इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, तो जब क्वेश्चन पेपर को हल करिए पहले, और जो पर्यायवाची आपको मिलता जा रहा है उसको रफ कॉपी पे लिखते जाइए, इसका पर्यायवाची आया है, फिर कुछ पर्यायवाची दोहराए भी जाएंगे आपके बार 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 बार, तो उससे आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा कि कौन से पर्यायवाची का मुझे सारा पर्यायवाची याद करना है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका पर्यायवाची को हल करने का, ठीक है। अब ये सेट करने के बाद, मान लो 15 सेट करने के बाद किसी के मन में ऐसे आए जिज्ञासा कि मुझे और भी याद करने हैं, तो अन्य पर्यायवाची आपके अ से लेकर अंत तक दिए हैं। ध्यान रखिएगा इन पर्यायवाची में और जो सेट में दिए हैं इन पर्यायवाची में क्या अंतर है। सेट में दिए गए पर्यायवाची में ये क्रम इस तरह से रखा है जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है, और जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सेट 1 एक दिन, सेट 2 दूसरे दिन, सेट 3 तीसरे दिन, इस तरह से, ठीक है। चलो, तो ये पर्यायवाची का हो गया। अब पर्यायवाची और विलोम, इसमें अनेकार्थक में क्या अंतर है इसको मैं बता देती हूँ, जल्दी से समझ लो। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के, और शब्द आता है अनेकार्थक। अच्छा बताइए, अनेकार्थक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? समझ गए ना? अक। देखो यहाँ पर पर्यायवाची ऐसे मान लीजिए, ये एक बच्चा है, ठीक है। देखो अभी हम जो बना रहे हैं वो सांकेतिक बना रहे हैं, समझ जाओ। अगर ड्राइंग बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इस बच्चे का नाम है, अब इस्माइल भी चाहिए, चलो इसको इस्माइल दे दी। इसका नाम है सुरेश, ठीक है। अब ये जो सुरेश है इसको इसकी मम्मी कहती है सोनू, ठीक है। इसके जो टीचर हैं वो इसे कहते हैं सुरेश चंद, ठीक है। और इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इसे जब सोनू बोलती है तो बच्चा महसूस होता है, सुरेश चंद बोलती है तो बूढ़ा महसूस होता है, तो उसने इसका नाम रख दिया है सैम, ठीक है। मॉडर्न नाम है भाई, यू कैसा नाम है? पहले देखो इस बात पे मत जाओ, यहाँ समझने पे जाओ जो समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ कि ये सुरेश, सोनू, सुरेश चंद और सैम ये कितने लोग हैं? एक ही व्यक्ति है ना, तो एक व्यक्ति के कई सारे नाम हो गए। तो पर्यायवाची हमारा क्या होता है? एक वस्तु के कई सारे नाम, क्या कहलाता है? पर्यायवाची, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर अगर लिखें कि हमारे पास एक नाम है पृथ्वी, और पृथ्वी को कुछ लोग धरती कहते हैं, कुछ लोग उसको वसुधा कहते हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको अवनी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी तो एक ही है ना, तो एक वस्तु के कई सारे नाम ही क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक नाम है, ठीक है, एक नाम, और नाम क्या है? सोनू, ये एक नाम है। अब सोनू नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो क्या करता है? गाता है। सोनू नाम का एक और लड़का है जो क्या है? एक कलाकार है, एक्टिंग करता है। सोनू नाम का एक और लड़का है जो क्या है? एक डॉक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाम तो एक है, लेकिन ये सोनू गायक है तो ये अलग काम करता है, ठीक है, और यह कलाकार है तो ये एक अलग काम करता है, और ये एक डॉक्टर है ये बिल्कुल अलग काम करता है। तो ये भी सोनू है, ये भी सोनू है, ये भी सोनू है, लेकिन सोनू, जब ये सारे के सारे सोनू हैं तो क्या ये एक जैसे काम कर रहे हैं या एक जैसे होंगे आचार में, व्यवहार में, विचार में? नहीं। तो यानी ये क्या है? अलग अलग हैं। तो हमें पता चलता है कि अनेकार्थक क्या होते हैं? एक नाम की कई सारी वस्तुएं, यानी एक नाम की अलग अलग वस्तुएं ही अनेकार्थक है। बात समझ में आ गई ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उतारना चाहोगे? फोटो बनाना चाहोगे? हा? नाम इनके सब सोनू हैं, ये भी सोनू है, ये भी सोनू है, ठीक है, और ये भी सोनू है। तो इनके इनके दूसरे अर्थ बताए मैंने जो लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो शब्द है आपका अंबर,
अब अंबर शब्द का आपको क्या मिल रहा है? कपास। अंबर शब्द का आपको मिल रहा है वस्त्र, ठीक है, और अंबर शब्द से आपको इत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये ऐसे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा विपरीतार्थक। तो विपरीतार्थक शब्द या विपरीतार्थी या विपरीतार्थक या विलोम शब्द। तो जो शब्द अपने अर्थ के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, मान लीजिए रात का उल्टा क्या होगा? दिन। जैसे लाभ का विपरीत क्या होगा? हानि। राजा का विपरीत क्या होगा? राजा का विपरीत रंक कहें, रानी कहें, प्रजा कहें, ठीक है जी। और जैसे सत्य का विपरीत क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मैंने चार तरह के अलग अलग उदाहरण ले लिए हैं जो विलोम आपके बनेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, यानी राजा एक ऐसा शब्द है जिसका एक से अधिक विलोम भी है, ठीक है। तो बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका एक से अधिक विलोम होता है। एक से अधिक विलोम अब किस आधार पे है? तो रंक जो है वो गुण के आधार पर है, रानी लिंग के आधार पर है, प्रजा शासन करने के स्थिति अवस्थिति के आधार पर है, ठीक है। इसी तरह से शब्द हमारा बनता है सत्य का विलोम असत्य बनाया, तो ये हमने उपसर्ग लगा के बनाया है। तो बात समझ में आ गई? लिख लो जल्दी से फटाफट इसको। हाँ हाँ आगे देखेंगे सत्य का झूठ, पहले यहाँ पे लिखो जल्दी फटाफट। देखो ऑनलाइन में जो ये छात्र है, नाम तो मैं लूंगी नहीं क्योंकि तुम जो ये इस तरह की कमेंट करते हो नाम पुकरवाने के लिए करते हो, ठीक है। जो कह रहे हो ना कि पवन कहाँ गया, बता दूंगी कि पवन कहाँ गया है, ठीक है। इसीलिए ना दोबारा कमेंट नहीं आ जानी चाहिए अब, ये कम से कम 3-4 बार। कौन है पवन ये जो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है? लिख लिया? ये लिख लिया? चलो जल्दी से फटाफट। हाँ, पवन तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो आगे आता है। अच्छा हाँ, अभी तो आपको शब्दावली खोलनी है ना, लिख लिया ना? तो चलो देखो पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 इस पे दिया हुआ है विलोम शब्द, सबके पास है ना? तुम्हारी कहाँ है शब्दावली? है? लाए नहीं तो तुम क्यों आए हो? पीछे दे देना, दोनों के दोनों एक जैसे बैठे हैं। उन्हें तो दिखाओ जो तुम्हारी बगल में आए हैं, ठीक है। चलो दिखा लो भाई, शेयर कर लो। इसमें देखो जो हमारे विलोम शब्द होते हैं ये, इन्हें हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। अब जिस तरह से आपने तत्सम तद्भव देखा था ना, ठीक उसी तरह से आप विलोम की को भी याद कर सकते हैं। ये आपको विलोम शब्द याद करने में मदद करेगा ये तरीका। एक तो याद करने में मदद करेगा, दूसरा परीक्षा में आपका पूछा भी जाता है, तो प्रश्न आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रवृत्ति का है वो विलोम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना है। जैसे लिखा हुआ है इन्हें विरुद्धार्थक, प्रतिलोम, विपर्य या विपरीत शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। हेडिंग मोटा होकर लिखा हुआ है ब्लैक, इसके नीचे दिया हुआ है जैसे लाभ का विलोम हानि। अब इसके नीचे एक पॉइंट दिया है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, तो इस पॉइंट को समझना है कि विलोम शब्द सजातीय होते हैं तो कैसे। तो आगे दिया है जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा या विशेषण का विलोम विशेषण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द संज्ञा रूप है तो उसका विलोम जो होगा वो संज्ञा रूप ही होगा, और अगर वो विशेषण रूप में है तो उसका विलोम विशेषण रूप में ही होगा, ठीक है। आगे अगला पॉइंट दिया है एक से अधिक विलोम। तो किसी शब्द के एक से अधिक विलोम भी हो सकते हैं, लेकिन वो किस आधार पर? शब्द कह रहा है शब्दों के आकार प्रकार के आधार पर। अब रेखांकित कर लो, उसको हाईलाइट कर लो, जो भी करना है। शब्दों के आकार प्रकार के आधार पर, दूसरा शब्दों के स्वभाव के आधार पर, यानी शब्दों का स्वभाव नहीं होगा, उस शब्द के पीछे जो भी व्यक्ति है उसका स्वभाव होगा, उसकी आदत, उसके लिंग के आधार पर, उसकी स्थिति यानी वो उपस्थित कहाँ है, अवस्थिति कहाँ है उसकी, उसके गुण या दोष, उसकी आकृति आदि के आधार पर हमारे एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है राजा का विलोम रानी, प्रजा, रंक। जैसे कृष्ण का विलोम राधा और कंस। अगर लिंग के आधार पर आए तो क्या हो जाएगा? राधा, और अगर स्वभाव के आधार पर आए तो कंस। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कोई भी उत्तर बिना पढ़े मत देना, प्रश्न को पढ़े। प्रश्न एक आता है, अगर ऐसा प्रश्न आ गया कि कृष्ण का विलोम लिंग के आधार पर बताइए,
और विकल्प पहला दिया हो कंस, दूसरा विकल्प दिया हो राधा, तीसरा विकल्प दिया हो ए और बी दोनों, और चौथा विकल्प दिया हो इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या होगा? राधा, क्योंकि प्रश्न ने कहा है लिंग के आधार पर विलोम बताना है, ना कि अब लिंग के आधार पर तो केवल राधा है, तो आप ए और बी कैसे कह सकते हैं? समझ गए? तो जो आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न का लेवल जो बढ़ रहा है वो ये बढ़ रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है या नया कुछ जोड़ रहा है, कुछ नहीं जोड़ रहा, बस आपके दिमाग का आईक्यू चेक कर रहा है कितने सावधान हो आप प्रश्न को लेकर, और ऐसे प्रश्नों को अक्सर छात्र प्रेशर की वजह से गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। आगे पॉइंट दिया है, जैसे आकाश का विलोम दिया हुआ है पाताल और पृथ्वी, तो पाताल दिया है उसकी आकृति के आधार पर, मतलब आकृति अवस्था, जैसे कि आकाश कुछ नहीं होता, तो पाताल भी कुछ नहीं है। कहीं पे देखा है पाताल? नहीं, बस ऐसे ही रख दिया हमने आकाश का विलोम है पाताल, हम कहते हैं जमीन के नीचे है। जमीन के नीचे क्या? जमीन को खोदना शुरू करोगे, खोदते खोदते या तो आपको पृथ्वी का कोड मिलेगा, लावा अगर कहीं इधर उधर को निकल गए तो कोई किसी दूसरे देश में जाके सुरंग खुल जाएगी, ठीक है? तो यानी पाताल तो मिलेगा नहीं कहीं पे भी, आपको ये पता है। तो कहने का मतलब है जैसे आकाश कुछ नहीं है, शून्य स्थान है, वैसे ही पाताल भी शून्य स्थान है। और दूसरा हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी कैसे हो गया? आकाश हमारे सर के ऊपर है और पृथ्वी हमारे नीचे, तो ऊपर और नीचे के आधार पर हो गया। अब इस प्रश्न में एक पॉइंट और दिमाग में रखिए जो कि रिपीट हो चुका है कई बार। अगर ऐसे प्रश्न आता है कि आकाश का विलोम बताइए, एक विकल्प में पाताल होता है, एक विकल्प में पृथ्वी होता है, तो दो उत्तर हो जाते हैं आपके, तो ध्यान रखिए हमेशा ऐसे प्रश्न का उत्तर पाताल रहेगा, पृथ्वी नहीं लगाना है, समझ गए? आगे देखो, अगला दिया हुआ है विलोम शब्द विलोम शब्द को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। पहला पॉइंट दिया है स्वतंत्र विलोम शब्द। अब स्वतंत्र विलोम शब्द का मतलब है कि इसमें जो शब्द होते हैं, शब्दों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, मतलब शकल से देखने में। जैसे उदाहरण दिया है दिन और रात, ठीक है? दिन और रात एक दूसरे के विलोम हो गए, दिन बिल्कुल अलग है, रात बिल्कुल अलग है लिखा हुआ शब्द। फिर जैसे उग्र और सौम्य, यानी उग्र का विलोम सौम्य हो गया या सौम्य का विलोम उग्र हो गया, तो इनमें कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है? स्वतंत्र हैं किसके आधार पर? अपने अर्थ के आधार पर विलोम है। फिर इसी तरह से जन्म का मृत्यु, हार का जीत, आज का कल, ठीक है? आकाश पाताल आदि। दूसरे नंबर पर आ रहा है उपसर्ग से बने शब्द। अब उपसर्ग से हमारे दो प्रकार के शब्द बन जाते हैं। पहला आ रहा है उपसर्ग लगाकर बनने वाले विलोम, जैसे हमारे पास एक मूल शब्द होगा या कोई एक शब्द होगा, उसमें हम उपसर्ग लगा देंगे और उसका विलोम बना देंगे। जैसे उदाहरण दिया है, प्रत्यक्ष शब्द में अ उपसर्ग लगा दिया तो अप्रत्यक्ष बन गया, हिंसा शब्द में अ उपसर्ग लगा दिया तो अहिंसा बन गया। आगे देखो, दूसरा पॉइंट दिया है उपसर्ग के परिवर्तन से बनने वाले विलोम, अगली लाइन में। ऐसे हम क्या करते हैं कि एक शब्द है जो उपसर्ग विधि से ही बना है, तो हम उसका मूल शब्द नहीं चेंज करके उसका उपसर्ग चेंज कर देते हैं और उससे विलोम बना देते हैं। जैसे सुबोध शब्द है, ये लिखा हुआ है सुबोधा लिखा हुआ है, आ हटा दो, ये फॉन्ट का गड़बड़ है इसमें, तो फॉन्ट की गड़बड़ी की वजह से ये सुबोध का सुबोधा हो गया है। तो सुबोध, बोध शब्द है, बोध का मतलब होता है समझना, सु माने आसान तरीके से, तो जो समझने में आसान है वो क्या है? सुबोध। अब सु हटाकर हमने दुर उपसर्ग लगा दिया और इसका विलोम क्या बन गया? दुर्बोध। दुर माने कठिन, तो जिसे समझना कठिन हो, तो ऐसे शब्द बनाए जैसे सुगम का दुर्गम, अनाथ का सनाथ, सज्जन का दुर्जन, ठीक है? तो ये किससे बने हैं? उपसर्ग को उपसर्ग से चेंज करके। आगे तीसरा पॉइंट आता है लिंग के आधार पर बने विलोम। जो शब्द हमारे लिंग के आधार पर बने होते हैं, मैंने इन शब्दों के बारे में आपको बताया था कि ये विलोम नहीं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट लिख लो कि ये पूरक शब्द भी होते हैं, ताकि आपको ये गलतफहमी ना हो। विलोम हम इन्हें सिर्फ लिंग के आधार पर मानते हैं, जैसे बेटा से बेटी, राम से सीता, नर से नारी, पति से पत्नी, माता से पिता, बहन से भाई, चाचा से चाची, दादा से दादी, आदि आदि, ठीक है? आगे चौथे नंबर पर आ रहा है ऊनार्थक या नूनार्थक शब्दों से बने विलोम। तो ऊनार्थक और नूनार्थक का मतलब है कोई वस्तु बहुत बड़ी होगी तो उसका छोटा रूप, कोई छोटी वस्तु होगी तो उसका कोई बड़ा रूप, ये विलोम में आएगा। जैसे कटोरा बड़ा होता है तो इसका विलोम कटोरी, ये छोटा रूप के कारण है। जैसे चमचा का चम्मच, घंटा का घंटी, चिमटा का चिमटी, तालाब का तलैया, खाट का खटोला, गिलास का गिलसिया, ढोलक का ढोल, ठीक है? अरे तो ढोलक पहले बोल दिया तो ढोल हो जाएगा बाद में। हाँ हाँ, गिलसिया नहीं बोलते, ग्लास छोटा होता है, मतलब ग्लास होता है बड़ा, क्या? तो आप गिलासी बोलते होगे ना, ये मानक हिंदी पढ़ रहे हो, गिलसिया ही होता है, ठीक है? वो गिलासी आप बोल देते हो, उसी से बनता है शब्द, ठीक है? कहाँ से आते हो? पैदा कहाँ हुए हो?
हाँ, तो वहां की भाषा में ये शब्द हैं, तो सब जगह गिलास और गिलसिया ही पढ़ते आ रहे थे भाई तुम अपने परिवार में गए हो ना हर जगह, दूसरे लोगों से तो नहीं मिले हो ना, उनसे ग्लसिया या ग्लासी के बारे में बातचीत करी है, जो बातचीत करी है परिवार में करी है, तो परिवार तुम्हारा जहां से निकल के अपने शब्दों को लेके चलेगा ना हर जगह, चाहे पंजाब जाए, चाहे हरियाणा जाए, चाहे कहीं भी जाए, ठीक है। तो ये बोली के शब्द हैं, तो अभी आपको पढ़ लो यहाँ पे, ठीक। आगे देखो 5वां पॉइंट है, ऐसे मतलब शब्दों में आ जाते हैं आगे देखो, प्रत्यय से बने विलोम, कुछ विलोम हमारे प्रत्यय से बनते हैं, जैसे तर्कपूर्ण से तर्कहीन, जैसे कृतज्ञ से कृतघ्न, जैसे भाग्यवान से भाग्यहीन, युक्ति युक्त से युक्तिहीन, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे शब्द बनेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे ये जो मैंने आप लोगों को विलोम शब्द बताए, तो इनको आप घर जाके एक बार देखना, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेट दे रखे हैं इसमें भी सेम ही चीज़ है, जितने सेट दे रखे हैं उतने ही याद कर लेना, और जिनके मन में घबराहट हो, जाना नहीं है, 7 बजे तक क्लास है, आज यहीं बैठ जाओ, अगर कल की क्लास छुट्टी करवानी है तो, और अगर कल क्लास लेनी है तो छोड़ देती हूँ, ठीक है। चलो, तो इसलिए अभी ये मत दिखाओ मुझे कि आपने तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। कहीं क्लास तो किसी की है नहीं, जाना तो घर है, और बाबू बाबू जो याद कर रहे हैं उनको मैसेज कर दो कि क्लास है पूरी, ठीक है, ज्यादा ही लग रहा है तो। चलो देखो, ध्यान दो, बस आज के लिए ये परमिशन ही है, याद है ना सोमवार से क्या करना है, फोन ऑफ रखना है सबके लिए, ठीक है। आज बता देना घर जाके अपने सभी प्रियजनों से कि क्लास में डिस्टर्ब नहीं तो हमारा मोबाइल छिन जाएगा। तो अब देखो, इसमें पेज नंबर इसमें 16 सेट हैं आपके, 58 तक, ये याद करने, पर विलोम शब्द में ना छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। और इसमें सरल आपके लिए इसलिए है कि आपको इसमें मैंने अर्थ लिख कर दे दिया है, तो कुछ भी आपको इसमें ऐसा नहीं होगा जो परेशान करेगा, अर्थ के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो अरे, आने वाले नहीं याद करने हैं, ये याद करने हैं, ये, हाँ, सेट यहाँ तक, ठीक है। तो 26 कहाँ से है, 16 दिख रही है मुझे, ये तुम्हें 26 लग रहा है, हे भगवान, क्या नाम है तुम्हारा, सूरज। पेज नंबर, अब तुम अपनी कॉपी में पेज नंबर 22 पे जाओ, 22, पेज नंबर 22, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। संडे को तो संडे रहेगा, इसमें यहाँ पे आपको दिया है पहले अंक, अंग्रेजी अंक दिया है, फिर हिंदी देवनागरी दी है, और फिर उसके बाद हिंदी अंक दिया है। तो ये होमवर्क है, ये संडे को करके लेके आना। और आप में से जिस भी छात्र को हिंदी की गिनती नहीं आती है तो पेज नंबर 22 शब्दावली में, ठीक है, वहां जाके करना। और एक और स्टेप आगे संस्कृत में भी, तो आप यहाँ पे निधि एकेडमी में आ गए हो तो संस्कृत को भी जान के खत्म कर देना, समझ गए। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और हाँ, अरे बहुत है क्या, 100 गिनती है और कितनी होंगी, समझ गए। तो ये 2 पेज दिए हैं आपके, ये 2 पेज, इन 2 पेज को जाके पढ़ लेना ध्यान से, बहुत काम की चीज मिलेंगी, परीक्षा में पूछा जाता है, समझ गए। चलो, अब 16 को 26 मत बोलना। आगे देखो, इसमें जो आगे अन्य विलोम शब्द दिए हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा गुदगुदी उठे कि इनसे नहीं काम चलेगा, जो पहले पढ़े हैं और चाहिए, तो उनके लिए हैं, और जिनको लगे कि नहीं यहीं तक पढ़ पाएंगे तो वो यहां तक कर लेना, समझ गए। चलो, ये शब्दावली का पॉइंट मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो शब्द उच्चारण में एक जैसे होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लिख लो, जैसे शब्द आ गया हमारा अली, और एक शब्द आ गया अली, और एक शब्द आ गया आली। इस अली का अर्थ है भ्रमर यानी भवरा, और इस अली का अर्थ है मित्र। इस आली का अर्थ हो गया सखी, अब इसको मित्र कहो, सखा भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये शब्द हमें दिखने में कैसे लग रहे हैं, सुनने में उच्चारण में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ में अंतर है, ठीक है। उसी क्रम में शब्द आ जाएगा, जैसे कुल और कुल शब्द आता है ना, इस कुल का मतलब क्या है, परिवार या सब, योग, और इस कुल का अर्थ हो जाएगा किनारा। जैसे आप पढ़ते हो, एक पॉइंट आता है, कालिंदी कूल कदम की डारन,
उसमें आप पढ़ते हो कौन सा आपका अलंकार हो गया, तो पढ़ते हो उसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। तो कालिंदी आ जाता है, यमुना का पर्यायवाची क से शुरू होता है, फिर कूल मतलब किनारा, तो यमुना के किनारे कदम की छाया, कदम पेड़ का नाम है, ठीक है। तो कदम का पेड़ जो आता है, तो इस तरह से कवर्ण की आवृत्ति 3 बार उत्पन्न हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें आ रहा है। तो ये सारे शब्द जो आप देखोगे वहाँ पे आपको समझ में आते हैं। फिर बाद में वहाँ कहोगे कि मैम आपको कैसे पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाता है, तो इसलिए समझ में आता है कि ये शब्दावली याद करते हैं, शब्दों का अर्थ ध्यान में रखते हैं, फिर अर्थ निकालते हैं, ठीक है। लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। अब ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। अगला आता है हमारा व्याकरण, व्याकरणिक रूप प्रयोग, और इसमें एक शब्द आ जाता है व्यवहार। आपका जहां ये लिखा हुआ है ना, तो वहां पर इसको लिख लो, व्यवहार। जहां शब्दों का वर्गीकरण लिया हुआ है, अरे इसी में पहले नंबर पेज पे वहां लिख लो। इसे व्याकरणिक रूप या प्रयोग या व्यवहार के आधार पर अगर कभी शब्दों का वर्गीकरण आता है तो उसे हम पढ़ते हैं। ये हमारा 2 प्रकार का होता है, विकारी पद और अविकारी पद, ठीक है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, आप यहाँ पे लिख लो बस। जब हमारा संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, उस समय हर जगह आएगा ये, तो वहीं पे बताऊंगी आपको। बस यहाँ पे ऑब्लिक करके ना, प्रयोग के बाद ऑब्लिक करके व्यवहार लिख लो। चलो पॉइंट समझ में आ गया, आओ इस पर। रूप प्रयोग व्याकरणिक या व्यवहार के आधार पर। इस आधार पर 2 प्रकार के हमारे शब्द होते हैं, यानी अभी हमने जितने भी शब्द पढ़े हैं इन सारे शब्दों को हम एक बार फिर से नए आधार पर लेकर आते हैं, और ये होगा हमारा व्याकरण के आधार पर। और इस आधार पर हमारे सारे शब्द 2 भागों में बट जाएंगे, और वो 2 भाग हमारे कौन से हैं, विकारी पद और अविकारी। तो विकारी पद हमारे क्या होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक अथवा काल के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। और अविकारी इसका उल्टा हो जाएगा। तो चलो पहले उदाहरण लिख लो इसमें। जैसे मान लो शब्द है हमारा लड़का, तो लड़का शब्द जो है ये हमारा क्या है, एक विकारी पद है। क्यों विकारी पद है, क्योंकि इसको हम अगर लिंग के आधार पर बदलें तो इसका लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग लड़की, और अगर हम इसे वचन के आधार पर बदलें तो क्या हो जाएगा, लड़के, ठीक है। तो ऐसे इसमें परिवर्तन होता है, तो ये विकारी पद हो जाएगा। मान लो जैसे शब्द है हमारा मैं, अब ये सर्वनाम है, अगर मैं इसमें कारक चिन्ह लगा दूं, बदल दूं, तो ये शब्द हमारा बन जाता है, इसमें परिवर्तन होता है, ये मैंने हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, मुझको हो जाएगा, ठीक है, आदि आदि में बदल जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए शब्द है हमारी क्रिया रूप है जाता, अगर मैं इसको काल के आधार पर बदल दूं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमने शब्द दिया जाऊंगा, भविष्य का हो जाएगा, और अगर मैं इसका बीता हुआ बनाऊं तो क्या हो जाएगा, गया। परिवर्तन आ गया शब्द में, ठीक है। तो इस तरह से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। लिख लिया ये। इसके बाद आता है, अब नहीं आएगा, नोट पे था, 1 सेकंड लगती है, बस एक टिक की देर लगती है। पड़ोसी के पास देखो कितना लिखा है, लड़का लिख लिया, पर्याप्त है, ठीक है। इस पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, तो बस परिचय है। अविकारी शब्द जब हमारा आता है तो ये वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक अथवा काल के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज, आज का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर उधर, तेज धीरे, ये ऐसे शब्द हैं इनमें हम ना तो हम इनका वचन बनाते हैं, ना हम इनका लिंग परिवर्तन करते हैं, और कारक के आने पर इनके साथ कोई कारक चिन्ह भी नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे अविकारी कहलाते हैं। अब ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद आपका आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, कुछ अन्य शब्द। अब अन्य शब्द जो हैं, आप ये अन्य शब्द का मतलब है कुछ ऐसी परिभाषाएं जो आपको पूरी हिंदी पढ़ते समय देखने को मिलेंगी, ठीक है। मतलब कुछ शब्द बोलने को मिलेंगे, दिखने को। अब उन शब्दों का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो यहाँ पे आपको लिख कर दिया है मैंने। जैसे मान लो एक शब्द है, अभी आप पढ़ चुके हो सहचर शब्द के बारे में, ठीक है। तो सहचर शब्द क्या होता है, तो जो शब्द सार्थक शब्दों के साथ उनकी संपूर्णता को दिखाने के लिए आते हैं उन्हें हम सहचर शब्द कहते हैं। कुछ लोग इसे निरर्थक शब्द के नाम से भी पुकारते हैं, जो कि एक गलत है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाएंगे कुछ लोग इनको निरर्थक शब्द कहते हैं, पर मैं इन्हें निरर्थक नहीं मानती। निरर्थक का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम इस शब्द को देखें तो निर प्लस अर्थ से बनेगा,
तो निर माने नहीं, अर्थ माने अर्थ, तो जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो जिसका कोई अर्थ नहीं है तो उस शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते ही नहीं है, हम उसका यूज करते ही नहीं है। अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ निकल ही रहा है, तो इसीलिए मैं इसको निरर्थक शब्द नहीं कहती, इसको सार्थक शब्द ही हम कहते हैं। पर मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि बाई चांस आप किसी किताब में अगर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये रहे कि इनके निरर्थक का मतलब वो सार्थक शब्द सहचर शब्द से है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया है हमारा शब्द काम धाम, तो यहाँ पे क्या लोग क्या कहते हैं कि ऐसे कह देते हैं कि ये काम जो है ये इसमें तो ये तो सार्थक हो गया और जो धाम है ये निरर्थक है। तो नहीं, निरर्थक नहीं होता, ये अर्थ लेता है इस काम शब्द के साथ। जब हम बोलते हैं, अगर मान लो धाम शब्द को हम अलग से प्रयोग कर दें तो ये तो किसी धाम अपना एक नया अर्थ लेकर आएगा ना ये शब्द, पर जब हम इसको काम के साथ प्रयोग करते हैं तो हमको क्या अर्थ निकलता है, तो हमको निकलता है कि जैसे हम कहें कि तुम्हारे पास कुछ काम धाम नहीं है, तो अब काम धाम का मतलब क्या हो गया कि सपोज करिए कि आप खाली बैठे हुए हो और वहां पर आपको मैं कहूँ कि कुछ काम धाम नहीं है, उसी में आप खाली ना बैठ के आप या तो नहा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा आप घर का कोई काम कर रहे हैं, तो जो घर का काम कर रहे हैं वो तो किस श्रेणी में आ जाएगा, काम की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन नहाना या खाना खाना किसी दूसरे के लिए काम की श्रेणी में नहीं है, वो है तो आपके तो काम की श्रेणी है ही वो, लेकिन दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य तो पूरा नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको कहा कि आज तुझे ये कपड़े धुलने हैं, तो उनके लिए जो कपड़े धुलना है वो आपकी तरफ से काम है, लेकिन आप खाना खा रहे हैं तो उनके लिए वो काम नहीं है। लेकिन आप जो खाना खा रहे हैं वो भाव उनके धाम में आता है कि अगर आप खाली बैठे हैं तो वो आपसे कहेंगे कि तेरे पास कोई काम धाम नहीं है, और अगर आप खाना खा रहे हैं तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि तेरे पास कोई काम धाम नहीं है। तो आपको ये समझ में आया ना कि संपूर्णता को दिखा रहा है, ये काम के साथ जो और भी एक्टिविटी है उनकी संपूर्णता को, तो ये उसको संपूर्ण करने के लिए आ रहा है, इसीलिए ये सहचर शब्द कहलाएगा। और इसका अर्थ तभी उत्पन्न होगा जब ये इसके साथ योजक चिन्ह में जुड़ा होगा, तभी ये अर्थ लेगा। तो इसीलिए हमने इसको सहचर, सह माने साथ, चर माने चलना, तो जो साथ में चलता है। अब जैसे शब्द है ठीक ठाक, तो ठीक के साथ ठाक, ठाक शब्द का अपना अकेले में अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक के साथ मिलता है। जैसे समझ बूझ, जैसे रोटी वोटी, जैसे खाना वाना या पीना वीना, इस तरह का शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ ही आता है। अगर मान लो जैसे कहें कि कुछ पीना वीना है, ऐसे बोलते हो, तो पीना वीना में आप क्या समझते हो? अब वहीं पे अगर कहें कि कुछ पीना है, तो उस पीना से आपका सेंस जो है वो पानी से जाएगा या चाय से जाएगा। लेकिन जैसे ही बोलेंगे पीना वीना है, तो उस पीना वीना में आपका सेंस तो दूसरी चीजों से भी जाता है जो आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि शब्द ये अर्थ ले रहा है साथ में, तो इसलिए हम इसको सहचर ही कहते हैं, हम निरर्थक शब्द नहीं कहते। आगे शब्द आता है हमारा पूरक शब्द। एक ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा, जब अभी आपको समास में सुनने को देखने को मिला, आगे भी मिल सकता है। तो जिन शब्दों से दोनों की आवश्यकता महसूस होती है उन्हें हम पूरक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया है लोटा डोर, तो अगर हमें कुएं से पानी निकालना है तो हमें लोटे की जरूरत है या डोर की? दोनों की जरूरत है, तो दोनों साथ में आएंगे, इसलिए ये हमारे पूरक कहलाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक। तो ध्यान रखिएगा कि जो पूरक शब्द होते हैं ये भी योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं, तो इनके मध्य भी योजक चिन्ह लगेगा। उसी तरह से जो हमारे लिंग पर आधारित शब्द होते हैं वो भी हमारे पूरक शब्द की श्रेणी में आते हैं, यानी स्त्री वाले शब्द और पुरुष वाले शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा रानी पूरक हैं, शिव पार्वती पूरक हैं, राम सीता, राधा कृष्ण, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, ये पूरक हैं। और इसके लिए फिर इसके अलावा और कुछ उदाहरण जो हमारे पूरक शब्दों में आते हैं, जैसे दाल रोटी, जब हम खाना खाते हैं तो दोनों ही जरूरत होती है। राम लक्ष्मण, ये लिंग के आधार पर विलोम नहीं है या लिंग के आधार पर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अकेले राम को आप नहीं देखते, अकेले लक्ष्मण को नहीं देखते, तो इसलिए राम लक्ष्मण एक दूसरे के पूरक हैं। हवा पानी दाल चावल, इसी तरह से आपको और भी शब्दों के बारे में पता चल जाएगा। आगे आता है हमारा अगला शब्द अनुकरणात्मक शब्द, ठीक है, एक ये शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा कहीं ना कहीं आगे। तो अनुकरणात्मक शब्द का मतलब होता है जो शब्द ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, यानी जिन शब्दों से हमें आवाजों का पता चलता है वे शब्द हमारे अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे खट खट, पट पट, चट चट, तड़ तड़, टन टन, ठक ठक, तो ये हमारे शब्द जो हैं किसको उत्पन्न कर रहे हैं, आवाज को। तो आवाज को उत्पन्न करने वाले या आवाज को बताने वाले शब्द ही अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने पढ़ा चौथा पॉइंट हमारा व्याकरण के आधार पर, ये ही हमारा अब अगला पार्ट शुरू होगा। यानी शब्द जो शब्दों का वर्गीकरण आज हमने किया, तो शब्द निर्माण हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हमने शब्दों को देखा, तो जो शब्दावली में आप लोगों को जो पढ़ना है वो मैंने आज समझा दिया। तो जो हमारा पॉइंट शुरू होगा अब आगे, कौन सा विभाग शुरू होगा,
पद विभाग। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विभाग, दूसरा पढ़ा शब्द विभाग, और तीसरा हमारा शुरू होगा पद विभाग। तो पद विभाग में जिसे आप पढ़ते हो पद के भेद, ठीक है, तो पद के भेद के नाम से पढ़ते हो, तो इसी में हम इस पॉइंट को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे अगली क्लास में। बात समझ